हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 43। और आज हमें डिस्कस करना है साम्य अवस्था के एनसीईआरटी अभ्यास का भाग नंबर 3। आज हमें क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना है, 15वें क्वेश्चन से। और सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या है। तो हमें 15वां क्वेश्चन देखना है। 15वें क्वेश्चन में कहा है 700 केल्विन ताप पर अभिक्रिया H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI के लिए साम्य स्थिरांक 54.8 है। तो ये दिया है Kc का मान। ठीक है, साम्य स्थिरांक Kc का मान दिया है इस रिएक्शन के लिए। रिएक्शन को ध्यान से देख लो। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और इस अभिक्रिया के लिए Kc का मान दिया है 54.8। यदि हमने शुरू में HI लिया हो, ये यूं कह रहे कि आप बर्तन में HI लो स्टार्टिंग में, और यदि बर्तन में आप HI लोगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी 2HI रिवर्सिबल H2 प्लस I2 लिखोगे आप, जैसे यहाँ नीचे मैंने लिखा है 2HI रिवर्सिबल H2 प्लस I2। यदि हमने शुरू में HI लिया हो, 700 केल्विन ताप पर साम्य स्थापित हो। साम्य कितने ताप पर स्थापित हो रहा है? 700 केल्विन पर। तथा साम्य पर 0.5 मोल लीटर इनवर्स Hg उपस्थित हो। तो HIG हाइड्रोजन आयोडाइड गैसियस उपस्थित हो। कितने? 0.5 मोल प्रति लीटर। साम्य अवस्था पर HI कितना है? 0.5 मोल प्रति लीटर है। तो साम्य पर H2 एवं I2 की सांद्रताएं क्या होंगी बता देंगे हम बिल्कुल। देखो आपको क्या करना है, आपको H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI के लिए Kc का मान दे रखा है 54.8। और इन्होंने कहा है कि इस अभिक्रिया को हमें उल्टा चलाना है। तो यदि अभिक्रिया को आप उल्टा चलाओगे तो कैसे लिखोगे? 2HI रिवर्सिबल H2 प्लस I2। तो इस रिएक्शन के लिए आपको Kc डैश निकालना होगा। और आपको इस बात का पता है कि विपरीत अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान अग्र अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक के मान का क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसलिए हमने क्या करा भाई, ये रिएक्शन देखो H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI, और इस रिएक्शन को देखो 2HI रिवर्सिबल H2 प्लस I2। ये दोनों एक दूसरे की उल्टी है ना, व्युत्क्रम है ना। जब दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं तो यदि ऊपर वाले रिएक्शन के लिए Kc का मान 54.8 है, तो नीचे वाले रिएक्शन के लिए Kc डैश का मान यदि निकालना तो 1/Kc आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही तो सिखाया था। विपरीत अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक जो होता है वो नॉर्मल अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का उल्टा होता है। तो 1/Kc की वैल्यू है ये हमारे पास, ये ऊपर दे रखी 54.8। तो Kc डैश ये वाला यूज करना आपको 1/54.8। अब देखो, यदि मैं कहूं कि इस रिएक्शन को आप ध्यान से देख लो, 2HI रिवर्सिबल H2 प्लस I2 और साम्य अवस्था पर इसकी सांद्रताएं, ये लिख रखा साम्य अवस्था पर सांद्रताएं। साम्य अवस्था पर सांद्रता इन्होंने HI की तो दी थी 0.5, इसकी सांद्रता मैंने x मान ली और इसकी भी x मान ली। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसके 2 मोल यदि टूटते हैं तो इसका एक बनता है, इसका एक बनता है। ठीक है, तो यदि इस अभिक्रिया के लिए आप Kc डैश बनाते हो तो क्या फार्मूला बनेगा? H2 का सक्रिय द्रव्यमान गुणा I2 का सक्रिय द्रव्यमान बटे HI के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2, क्योंकि यहाँ 2 मोल है ना इसके HI के। Kc डैश हमारे पास है, हाँ Kc डैश तो है, Kc डैश तो हमारे पास है 1/54.8। तो Kc डैश की जगह हमने लिख दिया 1/54.8।
H2 का सक्रिय द्रव्यमान कितना है या सांद्रता कितनी है साम्य अवस्था पे? H2 की है x और I2 की भी x है, तो हमने H2 की जगह भी x लिख दिया और I2 की जगह भी हमने x लिख दिया, और अपॉन में HI की जगह हमने लिखा 0.5 और HI का हो रहा था स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर है। अब देखो, यदि मैं आपको कहूँ कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं या फिर x की x में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर निकालते हैं, चलो एक्स स्क्वायर। जब आप एक्स स्क्वायर निकाल लोगे तो क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर निकाल लोगे तो 0.5 को तो यहाँ इसके ऊपर जाना पड़ेगा, तो 0.5 का स्क्वायर तो चला गया ऊपर, और बटे में क्या है? 54.8। अब इसे कर लोगे ना, आपको पता है कि 0.5 के स्क्वायर का मतलब है 0.5 गुणा 0.5, और अपॉन में क्या है? अपॉन में है 54.8। 5 पंजे 25, और दशमलव कहाँ लगेगा? एक और एक 2 अंक पहले यहाँ लगेगा दशमलव, तो आपको 0.25 को 54.8 से भाग करनी है, और जब आप भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.00456। ठीक है, गले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई। किसकी वैल्यू आई? एक्स स्क्वायर की। जब हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ना, तो एक्स की तो हम निकाल ही लेंगे, इधर का स्क्वायर हटाओगे तो इधर का अंडर रूट हो जाएगा, और ये आई हमारे पास एक्स की वैल्यू 0.0675 एम का मतलब मोल प्रति लीटर या मोलर। अब मुझे एक बात बताओ, आप जब आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई तो इस समीकरण को देखना जरा ध्यान से, इस वाली समीकरण को देखो। H2 की सांद्रता कितनी थी? x। I2 की सांद्रता कितनी थी? x। और इन्होंने पूछा भी था साम्य पर H2 एवं I2 की सांद्रताएं क्या होंगी, यही तो पूछा था। दोनों की सांद्रताएं कितनी मान रखी थी हमने? x मान रखी थी दोनों की, और हमारे पास क्या हुआ? x का वैल्यू निकल गया, ये x का वैल्यू निकल गया हमारे पास। तो H2 की सांद्रता और I2 की सांद्रताएं दोनों बराबर थी, और ये थी x के बराबर, और x का मान आया है इतने m, तो दोनों की सांद्रता इतनी ही होगी 0.0675 m। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है ICl जिसकी सांद्रता प्रारंभ में 0.78 m है को यदि साम्य पर आने दिया जाए, ठीक है, शुरू में तो इतनी सांद्रता है, साम्य पर इसे आने दे रहे हम, ठीक है, तो प्रत्येक की साम्य पर सांद्रताएं क्या होंगी? रिएक्शन दे रखा 2ICl रिवर्सिबल I2 प्लस Cl2, और Kc का मान भी दे रखा है 0.14 इस रिएक्शन के लिए। तो ध्यान से देखो जरा, क्या करेंगे हम इस रिएक्शन को लिखेंगे 2ICl रिवर्सिबल I2 प्लस Cl2। प्रारंभ में सांद्रता दे रखी थी ICl की 0.78, हमने लिख ली, यहाँ तो 0 और 0 ही लिखना पड़ेगा। साम्य अवस्था पर सांद्रता 0.78 में से 2x घटाया, क्यों घटाया? क्योंकि यहाँ इसके 2 मोल लगते हैं, जब इसके 2 मोल टूटते हैं तो इसका 1 मोल बनता है और इसका भी 1 मोल बनता है। तो यदि इसके 2x टूटेंगे, टूटने का मतलब रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, यदि इसके 2x मोल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे तो इसका x बनेगा और इसका भी x बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? Kc का फार्मूला बनाएंगे इस अभिक्रिया के लिए। तो इस अभिक्रिया के लिए जब आप Kc का फार्मूला बनाओगे तो I2 और Cl2 की सांद्रताओं को तो ऊपर लिखना, और ICl की सांद्रता को नीचे लिख के उसकी घात करनी है 2। कर लिया हमने ऐसा। अब देखो I2 कितना है? I2 की साम्य अवस्था पर सांद्रता x है, तो हमने I2 की सांद्रता की जगह क्या लिख दिया? x लिख दिया। Cl2 की साम्य अवस्था पर सांद्रता कितनी है? x है, तो हमने Cl2 की सांद्रता की जगह भी क्या लिख दिया? x लिख दिया।
ICL की कितनी है 0.78 माइनस 2x, ये लिख दिया 0.78 माइनस 2x, और इसका स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर भी लिख दिया, बराबर KC का मान इन्होंने दे रखा था, KC का मान ये लिख लिया 0.14। अब देखो क्या होगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी कि इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या, देखिए जरा भाई, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो रहा और ये भी स्क्वायर हो रहा। तो एक काम करो ना, x बटे 0.78 माइनस 2x, इन पूरे का ही स्क्वायर कर दो आप, कर दिया पूरे का स्क्वायर, इज इक्वल टू 0.14। और यदि इधर का स्क्वायर आप हटाओगे तो इसका आपने क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। इसका हमने कर दिया भाई अंडर रूट, और इसका अंडर रूट करके आया इतना, तो हमारे पास x अपॉन 0.78 माइनस 2x इज इक्वल टू 0.374 आया। अब यदि मैं आपको कह दूं कि यहां से हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, x की, तो आप क्या करोगे, इसे जो है, इसे, ये जो जितना भी मटेरियल है इसे इधर ले जाओ इसके गुणा में, तो x बराबर हो जाएगा 0.374 के गुणा में चले गए 0.78 माइनस 2x। अब आपको पता है क्या करना है, पता है ना क्या करना है, क्या करना है, 0.374 की गुणा इसमें भी करनी है और 0.374 की गुणा 2x में भी करनी है। तो इसमें गुणा करी तो इतना आया और 2x में करी तो इतने x आए। अब ये आपके पास माइनस के 0.748x हैं, ये माइनस के हैं तो इधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, हो गए प्लस के। तो एक तो x ये है और 0.748x ये हैं, तो कितने हो गए, ये हो गए 1.748x, नीचे देखो यहाँ 1.748x हो गए, 1 प्लस 0.74 और बराबर 0.29172 है ये हमारे पास। तो यूं बताओ यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी क्या, निकल जाएगी ना यहाँ से x की वैल्यू, आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। यदि x निकालना है तो इस वाले हिस्से को, इतने को, इसे बटे में ले जाओ यहाँ, और जब भाग करोगे x की वैल्यू निकल जाएगी। और x की वैल्यू यदि आपके पास निकल गई फिर तो चाहे किसी की भी सांद्रता निकलवा लो आप। सबसे पहले कहा गया था ICL की सांद्रता बता दो। देखो अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, एक चीज दिखाता हूँ, थोड़ा पेज नीचे कर लूँ। देखो यहाँ एक बात आपको नजर आ रही होगी, ICL की सांद्रता साम्य अवस्था पर कितनी है, 0.78 माइनस 2x, याद रखना। I2 की और Cl2 की दोनों कितनी है, इसकी भी x है, I2 की भी और Cl2 की भी x है, और हमने x का वैल्यू निकाल लिया। जब हमने x का वैल्यू निकाल लिया तो फिर तो हम सांद्रताएं लिख देंगे। देखो x का वैल्यू आया 0.1668, इसलिए ICL की सांद्रता कितनी हो जाएगी, साम्य अवस्था पे कितनी थी, 0.78 माइनस 2x थी। 0.78 जू का तू है, माइनस जू का तू है, टू जू का तू है, x की वैल्यू जो निकाल ली रख दी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा, और इसमें से इसे घटाओगे तो इतना आ जाएगा। इसे आप लगभग 0.45 मोल प्रति लीटर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो आई साम्य अवस्था पर ICL की सांद्रता। फिर इन्होंने यूं भी तो कहा था कि I2 और Cl2 सबकी बताओ सांद्रता कितनी है, तो I2 और Cl2 इन दोनों की सांद्रता हमने कितनी मान रखी थी, x, यहां लिख देता हूं, हमने x मान रखी थी और x का वैल्यू ये निकल के आ गया हमारा। तो ये दोनों की सांद्रताएं आ गई इनकी, तो आ नहीं गई ना, तीनों की सांद्रता आ गई ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें क्वेश्चन में कहा है, 17वें क्वेश्चन में कहा है, नीचे दर्शाए गए साम्य में 899 केल्विन पर, 899 केल्विन पर Kp का मान 0.04 atm है। C2H6 की साम्य पर सांद्रता क्या होगी यदि 4 atm दाब पर C2H6 को एक फ्लास्क में रखा गया है एवं साम्य अवस्था पर आने दिया जाता है,
ठीक है, बता देंगे हम साम्य अवस्था पर इसकी सांद्रता कितनी है। रिएक्शन दे रखी है C2H6 गैसियस रिवर्सिबल C2H4 गैसियस प्लस H2 गैसियस, ये दे रखी है रिएक्शन। अब देखो क्या कहा है इन्होंने। हमने जो है यहां से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। C2H6 रिवर्सिबल C2H4 प्लस H2। प्रारंभ में दाब कितना था, 4 वायुमंडल था। इसका 0 और इसका 0 होगा क्योंकि ये दोनों बने ही नहीं होंगे। और साम्य अवस्था पर दाब कितना होगा भाई, जब इसका 1 मोल टूटता है तो इसका 1 बनता है, इसका 1 बनता है। यदि 4 एटीएम में से P की कमी होगी, यानी P दाब टूट गया है रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि इसका दाब P घट गया है। कितना घट गया है, P। जब इसका दाब P घटा होगा तो इसके कुछ मोल टूटे होंगे, रिएक्शन में हिस्सा लिया होगा, इसके मोलों की संख्या घटी होगी, जब भी तो दाब घटा। तो C2H6 का दाब कितना घट गया, P। जब इसका दाब P घट गया तो इसका भी दाब कितना पैदा हो जाएगा, C2H4 जितना भी बनेगा उसका दाब कितना होगा, P होगा। और H2 का भी दाब कितना होगा, P होगा। अब हम सांद्रता के आधार पर नहीं चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं दाब के आधार पर। किसके आधार पर, दाब के। तो 4 माइनस P तो हुआ इसका भाई साम्य अवस्था पर दाब, और C2H4 का भी P है और H2 का भी P है। अब आप Kp का फार्मूला लगा दो। Kp का फार्मूला तो आता है बनाना, Kc की तरह बनता है। प्रेशर ऑफ C2H4 गुणा प्रेशर ऑफ H2 अपॉन प्रेशर ऑफ C2H6, ये लिख दिए तीनों के प्रेशर। Kp की वैल्यू इन्होंने दे रखी थी हमें, कितनी दे रखी थी, 0.04। और बेटे प्रेशर ऑफ C2H4 कितना है, साम्य अवस्था पे P है, तो ये लिख दिया हमने P। प्रेशर ऑफ H2 साम्य अवस्था पे कितना है, P है, लिख दिया P। और C2H4 का प्रेशर कितना है साम्य अवस्था पर, 4 माइनस P है, ये लिख दिया 4 माइनस P। अब आपको इसकी गुणा 4 में भी करनी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना ना, आप इसके अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करोगे 0.04 की गुणा 4 में भी करोगे, 0.04 की गुणा P में भी करोगे, दोनों में करोगे गुणा, ठीक है। तो 0.04 की जब 4 में गुणा करी तो ये आया 0.16, और 0.04 की जब P में करी तो ये आया माइनस का, ये माइनस का निशान तो है ही माइनस का, 0.04 P। और P की P में गुणा होगी तो P स्क्वायर। अब आप इस P स्क्वायर इसे भी इधर लेके आओ, P स्क्वायर तो है ही, माइनस के 0.04 P को इधर ले आए प्लस के हो गए, वह प्लस के 0.16 को इधर ले आए माइनस के हो गए, बराबर 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ P की घात कितनी है, 0 है। यहाँ P की घात कितनी है, 1 है। और यहाँ P की घात कितनी है, यहाँ है 0। तो P की घात 2 1 0, तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई ना। क्या बनी, द्विघात समीकरण। और जब ये द्विघात समीकरण बन गई तो आप इस द्विघात समीकरण को हल कर लोगे। आप इस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हो, धराचार्य विधि द्वारा हल कर सकते हो। आपको पता है जैसे धराचार्य विधि में हम x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे निकालते हैं ना। और इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ही है, ये तो हुआ a, और ये हुआ b, और माइनस का 0.16 हुआ c, ठीक है। तो यहाँ x तो है नहीं, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x की जगह लिखूंगा p। तो जब भी p की वैल्यू आपको निकालनी है तो श्री धराचार्य के सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हो। और उन दोनों वैल्यू में आपको पता है द्विघात समीकरण में कितने उत्तर आते हैं, 2 आते हैं। तो हमें वो वाला उत्तर छांटना है जो प्लस में आ रहा हो। तो P का वैल्यू जब आप निकाल लोगे तो प्लस वाला उत्तर आपका आएगा 0.38। और जब आप पे P निकल गया तो ऊपर देखियो जरा, C2H6 की साम्य अवस्था पर कितना था दाब, 4 माइनस P था। और इन्होंने C2H6 का ही पूछा था दाब साम्य अवस्था पर कितना होगा, तो हमने नीचे लिख दिया भाई। इसलिए C2H6 का साम्य अवस्था पर दाब कितना होगा, 4 माइनस P होगा। देखो इसे ऐसे लिख लेना, इसे ऐसे लिख लेना, प्रेशर ऑफ C2H6
ठीक है, जैसे यहाँ लिख रखा है प्रेशर ऑफ C2H6, यहाँ P लिख लेना एक, कर लोगे ना इतना काम। इन्होंने साम्य अवस्था पर हमारे से दाब भी तो पूछा था। तो प्रेशर ऑफ C2H6 4 माइनस पी, ये मान रखा था हमने 4 माइनस पी, 4, और P की वैल्यू निकल गई 0.38, घटाओगे तो इसे आ जाएगा 3.62 ATM। ये आ गया आपका उत्तर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है देखने में, पर है आसान, एकदम आपकी समझ में आ जाएगा। 18वें क्वेश्चन में कहा है एथेनॉल एवं एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया से इथाइल एसीटेट बनाया जाता है। ये तो है इथेनॉल और ये है इथाइल एसीटेट, इनकी क्रिया से, सॉरी सॉरी ये तो है एथेनॉल और ये है एसिटिक अम्ल। CH3COOH क्या होता है? एसिटिक अम्ल। इन दोनों की क्रिया से बनाया जाता है इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5। देखो एथेनॉल ये रहा, एवं एसिटिक अम्ल ये रहा, की अभिक्रिया से इथाइल एसीटेट बनाया जाता है, ये रहा इथाइल एसीटेट। एवं साम्य को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है CH3COOH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड रिवर्सेबल CH3COOC2H5 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। सबसे पहला सवाल, इस अभिक्रिया के लिए सांद्रता अनुपात अभिक्रिया भागफल QC लिखिए। QC तो लिख दोगे आप इसके लिए। टिप्पणी दे रखी, यहाँ जल आधिक्य में नहीं है एवं विलायक भी नहीं है, ना तो जल अधिकता में है ना ही जल है विलायक, तो इसके लिए QC तो बना दोगे आप। आपको सिखा रखा अभिक्रिया भागफल जब भी निकालना हो तो ऐसे ही निकलता है जैसे KC निकलता है। इसके और इसके सक्रिय द्रव्यमान को तो लिख दियो ऊपर, और इसके सक्रिय द्रव्यमान को लिख दियो बटे में, तो आपका फार्मूला बन जाएगा किसका? फार्मूला बन जाएगा QC का, रिएक्शन क्वोशेंट या अभिक्रिया भागफल। देखो जैसे मैं बताता हूँ, पहले का उत्तर देखते हैं हमने क्या लिखा है। ये देखो ये लिखा हुआ है पहले का उत्तर, पहले का उत्तर ये है ना लिखा हुआ उत्तर पहले का। CH3COOH प्लस C2H5OH रिवर्सेबल CH3COOC2H5 प्लस H2O। QC कहा था निकालने के लिए, तो QC कैसे निकला? इन दोनों को तो ऊपर लिख दिया, इन दोनों के सांद्रण, और इन दोनों के सांद्रण हमने लिख दिए नीचे, बन गया QC। ठीक है, चलो देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कहा इन्होंने। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है यदि 293 केल्विन पर 1 मोल एसिटिक अम्ल एवं 0.18 मोल एथेनॉल प्रारंभ में लिए जाएं। एसिटिक अम्ल तो 1 मोल है भाई, और एथेनॉल है 0.18 मोल है, ले लेंगे प्रारंभ में, तो अंतिम साम्य मिश्रण में 0.171 मोल इथाइल एसीटेट हैं। ठीक है चलो होंगे। साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। सेकंड है ना, सेकंड देखो ध्यान से समझना सब। CH3COOH C2H5OH रिवर्सेबल CH3COOC2H5 प्लस H2O। ठीक है, देखो यहाँ से जो है ना एसिटिक एसिड में से तो H निकलता है H, और इसमें से निकलता है OH, तो ये बन जाता है H2। अब बचा क्या? CH3COO और C2H5 भी तो बचा, यहाँ तो CH3COOH बचा है और यहाँ बचा है C2H5, इसलिए बना है CH3COO C2H5। समझ में आई बात? इसलिए बनता है CH3COO C2H5। अब देखो प्रारंभिक सांद्रता, एसीटेट एसिटिक एसिड की तो दे रखी थी 1 और इसकी दे रखी थी 0.18, ये तो जीरो ही लिखे जाएंगे दोनों शुरू में। अब साम्य अवस्था पर सांद्रता, अब देखो इन्होंने हमें यूं कहा कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, जरा सवाल को देख लूं मैं क्या कहा था इन्होंने। सेकंड ही तो था ये।
साम्य मिश्रण में 0.17 मोल इथाइल एसीटेट है। अच्छा, इथाइल एसीटेट दे रखा है 0.171 मोल, इथाइल एसीटेट दे रखा है पॉइंट। तो हमने क्या काम करा, साम्य में इसे लिख लिया। पहले पहले आप साम्य में इसे इथाइल एसीटेट को लिख लो 0.171 मोल, और जब इसका 1 मोल बनता है तो इसका भी तो एक ही बनेगा। तो इसका 0.171 है तो इसका भी तो 0.171 है। और आपको पता है जब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है तो एक इसका बनता है, एक इसका। इसका जितना बना इसके उतने मोल ने ही रिएक्शन में हिस्सा लिया, और इसके भी उतने ही मोल ने रिएक्शन में हिस्सा लिया। 1 मोल में से 0.171 ने रिएक्शन में हिस्सा लिया, और इसके 0.18 मोल में से 0.171 ने हिस्सा लिया। एक में से इसे घटाओगे तो आ जाएगा 0.829, 0.18 में से इसे घटाओगे तो आ जाएगा 0.009। ठीक है, तो अब आप इसके लिए केसी का फार्मूला बना लो। इन दोनों की सांद्रता तो ऊपर और इन दोनों की नीचे। इसकी सांद्रता इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी सांद्रता इतनी है और इसकी इतनी है। सारी वैल्यू हमने रख दी, मैंने डायरेक्ट लिख दी इस बार वैल्यू। वैसे तो केसी का फार्मूला बनाते पहले हम, केसी का फार्मूला ऐसे बनाते, इसकी सांद्रता गुणा इसकी सांद्रता बटे इसकी सांद्रता गुणा इसकी सांद्रता। पर मैंने उस फार्मूले को नहीं बनाया, सीधी इनकी सांद्रताएं जितनी है वे रख दी। इन दोनों की सांद्रताएं ये दोनों हैं, ये तो रख दी ऊपर, और इन दोनों की सांद्रता ये दोनों हैं, ये रख दी नीचे। जब आप हल करोगे दशमलव तो सारे उड़ जाएंगे, तो 3.92 आ जाएगा। ये आपका उत्तर है। दूसरे में इन्होंने पूछा था कि साम्य स्थिरांक केसी बता दो कितना होगा, हमने बता दिया। अब आ जाओ आप इसके बाद तीसरे पार्ट को देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट कहाँ है? थर्ड पार्ट ये रहा। थर्ड पार्ट तीसरे पार्ट में कहा है 0.5 मोल एथेनॉल एवं 1 मोल एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करते हुए 293 केल्विन ताप पर कुछ समय पश्चात एसीटेट के 0.214 मोल पाए गए। एसीटेट के इतने मोल पाए गए, तो क्या साम्य स्थापित हो गया? 1 मिनट रुक जाओ। कितने? 0.214, एसीटेट के 0.214 मोल पाए गए। देखो एक बात बताता हूं आपको, अब मैंने इस सवाल को पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी थी। मैंने यहाँ जो है एसीटेट ना पढ़ के एसिटिक अम्ल पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? एसिटिक अम्ल, और यहाँ लिखा हुआ है एसीटेट। तो आप इसे सही कर लोगे पता। वैसे तो यदि यहाँ एसिटिक अम्ल देता तो सवाल इसी तरह होता। देखो मैं बताता हूँ, एसीटेट के पाए गए, यहाँ देखो, यहाँ बताता हूँ मैं आपको क्या सही करना है। ये है CH3COOH प्लस C2H5OH रिवर्सिबल CH3COO प्लस H2O। प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल इसकी है, 0.5 मोल इसकी है, इनकी 0 है। साम्य अवस्था पर इन्होंने कहा है एसीटेट के, इथाइल एसीटेट नहीं लिखा ना इन्होंने, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। एसिटिक एसिड सोच लिया उसे। एसीटेट के यहाँ जो है ना बेटे, यहाँ यहाँ ये नहीं लिखना आपको, यहाँ ये नहीं लिखना आपको, यहाँ जो है आपको लिखना है 0.214। जब इसके इतने मोल मिले तो इसके भी तो इतने ही मिले होंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसके मोल जितने बनते हैं, इसके मोल जितने बनते हैं, जितने इसके बने होंगे उतने ही तो इन दोनों के लगे होंगे। तो इसमें से एक में से आपको ये जो है एक है ना, 1 मोल है, 1 मोल में से आपको क्या घटाना है? इसे तो रहने दो आप, साम्य अवस्था पर सांद्रता नीचे लिखी हुई हो, इसे तो रहने दो आप। ये तो गलती से पढ़ने के कारण लिखा था भाई। हमें इस बात का पता कि शुरू में एसिटिक एसिड का तो 1 मोल था, और C2H5OH का था आधा मोल। इन दोनों के 0 बने, पर साम्य अवस्था पर इन्होंने कहा है कि एसीटेट के। अब मैंने उसे एसिटिक एसिड पढ़ लिया था,
एसीटेट के कितने मोल हैं, इतने मोल हैं, 0.214 0.214, दोनों के इतने मोल हैं। तो मुझे यूँ बताओ जितने मोल बने उतने ही तो लगे होंगे, एक में से मैं घटाऊंगा 0.214 और एक में से 0.214 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 0.786। ठीक है, इसे लगे को तो हटा दो आप, लगे नहीं है इतने, इतने तो साम्य अवस्था पे इसके मोल हैं, इतने मोल हैं इसके साम्य अवस्था पर। ठीक है, और इसमें से भी 0.5 में से भी आपको 0.214 घटाना पड़ेगा। यहां लिख देता हूं, चलो यहां करके देखते हैं। 0.500 इसमें से हमें घटाना पड़ेगा, ये नहीं घटाना पड़ने का, इसमें से हमें घटाना पड़ेगा 0.214, इतना घटाना पड़ेगा इसमें से। तो 0.214 जब इसमें से आप घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 1 गया 8 और यहाँ कितने बचे 4, 4 में से 2 गए 2, 0.286। ठीक है, कितना आएगा 0.286, 0.5 में से 0.214 हमने घटाया तो कितना आ गया, ये आ गया 0.286। समझ में आई बात। तो इसके मोल आए 0.286, 0.5 में से हमने 0.214 घटाया है, ये गलती से यहाँ लिखा गया 0.286 आ गया। अब देखो हमें जो है पता चल गया कि इसकी साम्य अवस्था पर सांद्रता एसिटिक एसिड की इतनी है और इसकी सांद्रता इतनी है, इसकी सांद्रता इतनी है और इसकी सांद्रता इतनी है। अब आपको ये सारे वैल्यू रखने हैं, क्यूसी के फार्मूले में इन दोनों को तो रख दो ऊपर और इन दोनों को रख दो नीचे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो लिखेंगे 214, इसे काट के यहाँ तो लिखेंगे 0.214 और इस जगह भी लिखेंगे 0.214 और नीचे क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे हम 0.786 और यहाँ लिखेंगे, ये तो सही है, ये तो सही लिखा हुआ। तो हमारे पास ये जो मैंने काट दिए ना, इन्हें तो लिखना ही नहीं आपको, इन्हें नहीं लिखना है आपको, ये गलती से हो गया, वो सवाल पढ़ने में मिस्टेक होगी ना जल्दबाजी में। इन्होंने कहा था एसीटेट की सांद्रता, मैंने एसिटिक एसिड की मान ली। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना इसे, तो ये वैल्यू 10.96 तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं वैल्यू, ये तो जब आता जब एसिटिक एसिड की सांद्रता साम्य अवस्था पर 0.214 होती। उन्होंने एसिटिक एसिड की नहीं दे रखी थी, एसीटेट की दे रखी थी। अब एसीटेट से पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा था ना, उन्हें कहना चाहिए था इथाइल एसीटेट, तो कोई कंफ्यूजन होता ही ना, उन्होंने खाली एसीटेट कहा। अब एसीटेट तो ये भी है हाइड्रोजन एसीटेट। ठीक है, एसिटिक एसिड समझ लिया मैंने उसे। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना 0.214 अपॉन 0.786 और 0.286, तो ये वैल्यू जो है आपकी केसी के बराबर नहीं आएगी। जो इन्होंने केसी दे रखा ना, एक बार अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो मैं पीडीएफ नोट्स दूंगा तो उसमें सही करके ही लिख के दूंगा आपको, ये सारी चीज अपने आप सही करके दूंगा। तो ये वैल्यू केसी के बराबर नहीं आएगी, जो क्यूसी आपका निकल के आएगा ना वो केसी के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, और केसी के बराबर यदि नहीं आएगा तो इसका मतलब इसलिए साम्य स्थापित नहीं हुआ, साम्य स्थापित होगा ही नहीं फिर। ठीक है, समझ में आई ना बात। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, एक बार ले लिया। ठीक है, अब देखो एक बात बताता हूं आपको, एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना। यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मैं नीचे लिख के बता देता हूं क्या क्या चेंज करना है। CH3COOH एसिटिक एसिड तो ये है और ये रिएक्शन कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसे, ऊपर ऊपर लिखते हैं, थोड़ा देखते हैं जगह है या नहीं, पर जगह की प्रॉब्लम होगी, जगह की प्रॉब्लम हो जाएगी। बस आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, वैसे तो मैंने समझा ही दिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, पीडीएफ नोट्स में मैं सही करके कर दूंगा इसे, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। ध्यान ये रखना है
कि आपको ये यहाँ जो है ना ये नहीं लिखना बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, और ये नहीं लिखना है, बाकी सब कुछ यहाँ ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ जो है ना यहाँ लिखना है, यहाँ ये नहीं लिखना और यहाँ ये नहीं लिखना। यहाँ लिखना है कितने मोल थे एसीटेट के साम्य अवस्था पर, 0.214, और इसके भी 0.214, इतने इतने मोल थे दोनों के, 0.214 0.214। और इसमें से आपको ये नहीं घटाना, 0.214 घटाना, तो यही आ जाएगा जो है नीचे, ऊपर इतना चेंज करना आपको बस, ठीक है। और नीचे इस फार्मूले को तो इसे तो सारे को हटा दो आप, इसे तो लिखना ही नहीं है। आप QC का वैल्यू ऐसे लिखना, देखो मैं बता रहा हूँ, QC जब लिखोगे ना, नीचे लिख के बता दूं, नीचे लिख के बता रहा, QC आपको कैसे लिखना है, यहाँ से तो उठाना आपको 0.214, और यहाँ से भी उठाना आपको 0.214 अपॉन, यहाँ से उठाना आपको 0.786, और यहाँ से उठाना है आपको 0.286। बस इसे कैलकुलेट करना, इससे आपकी QC की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दशमलव तो सारे उड़ जाएंगे, और दो दो से चार चार से ये संख्याएं कट सकती हैं क्योंकि सारी सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ निकल के आ जाएगी आपकी QC की वैल्यू, और वो फिर इसके बाद QC की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से कि QC बराबर नहीं होगा KC के, इसलिए साम्य स्थापित नहीं हुआ। यदि QC और KC बराबर हो जाते हैं तो साम्य स्थापित होता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यदि आप साथ के साथ लिख रहे हो, ठीक है। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। कितने क्वेश्चन हुए हमारे, ये क्वेश्चन नंबर 18 था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया स्क्रीनशॉट, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 था। तो 18 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए, कल को हम 19वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और इस क्वेश्चन में जो 18वें में थर्ड पार्ट में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, उसे हालांकि मैंने आपको समझा दिया, पर फिर भी मैं PDF नोट्स में तो उसे सही करके ही डाल दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।